तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, सबसे पहले जाने कि संक्रमण श्रेणी मतलब क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक के तत्व, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर से देखें तो ऐसा दिखाई देता है ना। और इसमें ये जो दो शुरू के दो समूह हैं, ये एस ब्लॉक कहलाते हैं। बाद के 2 3 4 5 6 समूह ये पी ब्लॉक कहलाते हैं। और बीच में जो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच समूह 3 से लेके 12 तक पाए जाने वाले तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, पहला। दूसरा, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या डी कक्षकों में प्रवेश करता है, वो डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 2 N-1 D1 से 10 होता है। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब यहां से बात शुरू होती है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई संक्रमण तत्व? संक्रमण का मतलब होता है जो स्थानांतरित करता हो चीजों को, संक्रामी हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हो, इस तरह से। तो चूंकि डी ब्लॉक तत्व एस और पी ब्लॉक के बीच पाए जाते हैं, इसलिए ये इन दोनों को जोड़ने वाले पुल का काम करते हैं और आवर्ती गुणों की क्रमिकता को, आवर्ती गुण में होने वाले थोड़े थोड़े परिवर्तन की गति को एस से पी तक बनाए रखते हैं। अगर ये तत्व न हो तो एस से गुण में सीधा परिवर्तन पी में बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, मान लो परमाणु त्रिज्या यहां 15 है, घटते 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 यहां 10 हुई। तो अगर सीधा 15 से 10 गई तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अचानक कैसे इतना कम हो गई। लेकिन 15 से 14.5, फिर 14, फिर 13.5, ऐसे घटते 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 कहां तक पहुंचेगी? 10 तक। तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर से बता दूं, डी ब्लॉक तत्व एस और पी ब्लॉक के मध्य पाए जाते हैं, और इसलिए क्या होता है कि ये एस और पी के मध्य पुल का या सेतु का कार्य करते हैं। जब ये सेतु का कार्य करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आवर्ती गुण जैसे कि विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता आदि गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन या होने वाले परिवर्तनों की क्रमिकता को एस से पी तक बनाए, गुणों में होने वाले क्रमागत परिवर्तन की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता। तत्वों का वर्गीकरण, इनको वर्ग, अच्छा अभी तक जो आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ते हैं, ऋतु बेटा माइक बंद कर लेंगे, है ना। अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, समूहों में पढ़ते हैं चीजों को, ऊपर से नीचे। एस ब्लॉक में पढ़ा क्षार धातु, फिर क्षारीय मृदा धातु, फिर पी ब्लॉक में कार्बन परिवार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैस, ये सब पढ़ा। लेकिन संक्रमण तत्वों को हम समूह में न पढ़ के आवर्त में पढ़ते हैं। तो इसलिए इनको बांटा गया प्रथम संक्रमण श्रेणी,
प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम 21 से शुरू होके जिंक 30 तक खत्म हो जाती है। फिर आता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये यट्रियम 39 से शुरू होके कैडमियम 48 पे खत्म हो जाता है। ठीक है ना? ठीक। माइक जिनके ऑन है चेक करके बंद कर दे, है ना, न्यूसेंस होता है थोड़ा सा। तृतीय संक्रमण श्रेणी के बारे में अगर हम बात करें तो ये लेंथेनम से शुरू होता है 57, फिर 72 हाफनियम तक जाता है, और उसके बाद मरकरी 80 पे जाके समाप्त होता है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जो है ये एक्टिनियम 89 से शुरू होता है, और उसके बाद रदरफोर्डियम 103 पे जाके खत्म होता है। ठीक है ना? 90, 10 और फिर 1, 2, 3, 4, ये इनकम्प्लीट है। खैर, अगर हम बात करें कि इनको समूह में क्यों नहीं पढ़ते, श्रेणी में क्यों पढ़ते हैं, तो इसके दो आंसर हैं। एक आंसर है टेक्निकलिटी। आप 10 समूह पढ़ने की बजाय 4 श्रेणी में पढ़ लेंगे तो ज्यादा आसान है। भाई 10 समूह को पढ़ने से अच्छा 4 श्रेणी पढ़ ले। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि श्रेणी में इनके गुणों में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या ज्यादा आसानी से की जा सकती है, इसलिए हम इन तत्वों को श्रेणी में पढ़ते हैं। अब आइए हम शुरू करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 4s1 या 2 3d 1 से 10 ऐसा लिखते हैं। कौन कौन से तत्व हैं यहां, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। स्कैंडियम, फिर इसके बाद है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन तक लिख देने से क्या होता है, आर्गन लिखने से 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं होती। फिर आप यहां लिख सकते हैं 3d1 4s2, आप 4s2 3d1 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। आर्गन कॉमन रहेगा 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, ये थोड़ा अलग हो गया। 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 और 4s2 3d10। अब सबसे पहले जो हमारी नजर जाती है वो जाती है क्रोमियम और कॉपर पे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d3 के बाद 3d4 होना चाहिए था, 3d5 क्यों हो गया? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 न होकर 4s1 3d5 होता है। क्यों? ऐसा क्यों है भाई? तो जरा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। याद रखिए, जब आप बॉक्स बनाएंगे तो डी को
पहले बनाएंगे, एस को बाद में। ये गलती कभी नहीं करेंगे कि लिखा हमने 4s पहले है तो 4s पहले बनाएंगे, नहीं, 4s को हमेशा 3D के बाद ही बनाएंगे। आप नोटिस करें कि 3D4 4s2 एक कम स्थायी विन्यास है, क्योंकि यहां डी कक्षक न तो आधा भरा है अर्धपूरित और न ही पूरा भरा है पूर्ण पूरित। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूंकि यहां डी कक्षक न तो अर्धपूरित है न पूर्ण पूरित है, इसलिए ये एक कम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अतः विन्यास को अधिक स्थायी करने के लिए एस का एक इलेक्ट्रॉन कूद के 3D में आ जाता है, जिससे 3D अर्धपूरित हो जाता है और 4s भी अर्धपूरित रहता है। तो चूंकि यहां विन्यास अधिक स्थायी हो जाता है, क्यों अधिक स्थायी है? क्योंकि ये अर्धपूरित है। तो हम ये नोटिस करते हैं कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर क्रोमियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D4 4s2 लेने पर यह कम स्थायी विन्यास को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहां डी कक्षक न तो अर्धपूरित है और न ही पूर्ण पूरित है। अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन कूदकर 3D में आ जाता है, जिससे 3D कक्षक अर्धपूरित और अधिक स्थायी हो जाता है। अतः क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3D4 न होकर 4s1 3D5 लिखते हैं। क्लियर है ये? इसके बाद सेम यही लॉजिक आप इस्तेमाल करेंगे किसमें? कॉपर में, कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 4s2 न होकर 3D10 4s1 क्यों लिखते हैं? सेम रीजन लिखिए कि 3D9 अवस्था कम स्थायी अवस्था है। हम अस्थायी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये कम स्थायी है क्योंकि यहां डी कक्षक न तो अर्धपूरित है और न ही पूर्ण पूरित। अर्धपूरित का मतलब होता है पांचों डिब्बे में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, किसी में कम नहीं, किसी में ज्यादा नहीं। और पूर्ण पूरित का मतलब होता है सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, किसी में कम नहीं, किसी में ज्यादा नहीं। इसमें चार में दो है और एक में एक है, बराबर नहीं है, इसलिए ये कम स्थायी है। तो इसको स्थायित्व बढ़ाने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन कूद के 3D में आ जाता है, जिससे होता यह है कि 3D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित हो जाता है और ये अधिक स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं थ्योरी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब आते हैं हम परमाणु त्रिज्या। ठीक है, दूसरा टॉपिक दिया हुआ है इसमें। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। पहला है भौतिक अवस्था। पूरे डी ब्लॉक की बात करें तो सारे संक्रमण तत्व धातु होते हैं, कठोर धातु होते हैं, सिवाय पारा या मरकरी को छोड़ के। मरकरी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। नंबर दो, भौतिक अवस्था के बारे में आगे हम चलें। अब आते हैं गलनांक और क्वथनांक पे।
तो पहले समझेंगे। गलनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर अपनी द्रव अवस्था में बदल जाए, और क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव अवस्था, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था पूर्णतः वाष्प अवस्था में बदल जाए। पूर्णतः शब्द इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना कि गलनांक के लिए ठोस को द्रव में बदलना है। कोई भी पदार्थ ठोस इसलिए होता है क्योंकि उसके कण पास में होते हैं, नजदीक होते हैं, उनके बीच आकर्षण होता है। तो आकर्षण बल जितना अधिक होगा, उनको अलग करने के लिए बाहर से उतनी ऊर्जा देनी पड़ती है। तो पहली बात तो ये कि संक्रमण तत्वों के गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, सामान्य तौर पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ज्यादातर धातु तत्वों के लिए गलनांक क्वथनांक का मान 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि इनके अणुओं या कणों के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण बल पाया जाता है। तो वो कौन सा आकर्षण है? दो आकर्षण है। पहला, भरे हुए एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन, एनएस कक्षक के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, जो कि सब में कॉमन है, सब में धात्विक बंध है। दूसरा, N-1 डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाते हैं, परस्पर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा सहसंयोजक बंध बनेंगे। जितने ज्यादा सहसंयोजक बंध बनेंगे, आकर्षण बल उतना अधिक होगा। जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, गलनांक और क्वथनांक का मान भी उतना ही अधिक होता है। ध्यान देंगे अब इधर। जैसे मान लीजिए हम शुरू करते हैं एस को हटा के, स्कैंडियम D1 एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। टाइटेनियम डी में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित। वेनेडियम डी में 3 अयुग्मित। क्रोमियम स्थायी विन्यास है, 5 अयुग्मित है। इसके बाद आ जाओ मैंगनीज, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आयरन 6, कम हो गया। कोबाल्ट 7, 3 हो गया। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। इसलिए इनका गलनांक स्कैंडियम का कम, टाइटेनियम का ज्यादा, टाइटेनियम का ज्यादा, वेनेडियम का और ज्यादा, पर क्रोमियम का थोड़ा कम हो जाता है स्थायित्व के कारण। मैंगनीज और कम, आयरन थोड़ा ज्यादा, इसके बाद फिर कम होता जाएगा। आयरन के बाद कम होने का कारण यह है कि आयरन से डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं, जोड़े बनाने लगते हैं, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है। खैर आपको ये नहीं, ये तो एक्स्ट्रा जानकारी थी। आपसे अगर पूछा जाए कि संक्रमण तत्वों का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है क्यों, तो आप बताएंगे संक्रमण तत्वों में कणांतर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनमें दो तरह के आकर्षण बल पाए जाते हैं। पहला, भरे हुए एनएस कक्षक के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाते हैं, और N-1 डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अतः इनमें कणांतर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला टॉपिक, परमाणु त्रिज्या।
परमाणु त्रिज्या क्या है? हम सबको पता है कि परमाणु गोल होता है, नाभिक होता है, नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। और ये निर्भर करता है दो मान पर। अभी तक एक ही सुना होगा आपने, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसको कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, नाभिक इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से अपनी ओर आकर्षित करेगा। जितनी ताकत से अपनी ओर आकर्षित करेगा, त्रिज्या उतनी कम हो जाएगी। एक। दूसरा, परिरक्षण प्रभाव। अब ये क्या है? मान लो कि अंदर की ओर कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो अंदर भीतर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण को बाहर जाने से रोकते हैं। इस रुकावट को ही हम नाम देते हैं परिरक्षण प्रभाव। ये जितना अधिक होगा, रुकावट जितनी ज्यादा होगी, परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन तक नाभिक का आकर्षण उतना क्या हो जाएगा? कम। तो परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान को कम कर देता है, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है। दोनों विपरीत बल है, ठीक है ना? अब ध्यान देंगे, प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर पहले परमाणु त्रिज्या घटती है। पहले परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन अंतिम दो तत्वों के लिए बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब हम स्कैंडियम से जिंक तक चल रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक 21, 22 ऐसा बढ़ता 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 30 तक जाएगा। तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन कहां भर रहे हैं? ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथा कोश। चौथे में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं पहले से। दूरी इन्हीं की नापनी है हमको, यही है त्रिज्या। लेकिन इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक यानी 3d में भर रहे हैं, अंदर वाले में भर रहे हैं। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन 3d कक्षकों में प्रवेश करते हैं और प्रोटॉन नाभिक में प्रवेश करता है। 3d कक्षक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के लिए परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहां दो प्रभाव होते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। भीतर वाले कक्षक n-1 यानी 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो यह परिरक्षण प्रभाव को बढ़ाता है। अब शुरुआत में, प्रारंभ में प्रभावी नाभिकीय आवेश में होने वाली वृद्धि ज्यादा होती है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है ज्यादा तेजी से। शुरू में जल्दी कूदता है ये, तो ज्यादा बढ़ने से होता यह है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा, तो त्रिज्या शुरू में क्या होती है? घटती जाती है। तो पहले परमाणु त्रिज्या घटने का कारण यह है कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जो परमाणु त्रिज्या में कमी करता है, कमी लाता है। धीरे धीरे बीच में आ गए हम। अब बीच में जैसे ही आप पहुंचे, तो दोनों के मान लगभग बराबर होने लगते हैं, यानी परिरक्षण प्रभाव भी अपना असर दिखा रहा है और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी असर दिखा रहा है।
तो दोनों के मान लगभग बराबर होने के कारण आयरन, कोबाल्ट और निकल में न तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा हो पाता है और न परिरक्षण प्रभाव। तो इस तरह से इनकी त्रिज्याएं लगभग एक बराबर होती हैं। आखिरी दो के लिए परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा हो जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आ जाती है, अतः त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हुआ तो वो त्रिज्या को बढ़ाएगा, अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा हुआ तो वो त्रिज्या को घटाएगा। फिर से बता दूं, प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर पहले परमाणु त्रिज्या घटती है, किंतु अंतिम दो तत्वों के लिए त्रिज्या का मान बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तथा इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष या n-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं, जिससे परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। प्रारंभ में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण त्रिज्या में कमी आती है, किंतु अंतिम दो तत्वों के लिए परिरक्षण प्रभाव का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश से अधिक हो जाने के कारण त्रिज्या बढ़ जाती है। खत्म। आयनिक त्रिज्या बिल्कुल ठीक परमाणु त्रिज्या की तरह ही उसमें होने परिवर्तन होता है। आयनिक त्रिज्या में भी सेम परिवर्तन है। नेक्स्ट है परमाणु आयतन। आयतन त्रिज्या पर निर्भर करता है, अतः जैसे जैसे त्रिज्या घटेगी आयतन घटेगा, आखिरी में त्रिज्या बढ़ती है तो आयतन भी बढ़ जाता है। घनत्व या सघनता आयतन के विक्रमानुपाती होती है। यहां जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलेंगे लगातार घनत्व में वृद्धि होती जाती है।